दुनिया की सबसे बेस्ट 150 सीसी की बाइक जो हॉल ऑफ फेम में है, अब वो नए अवतार में आपके सामने है और बड़े ही कमाल के फीचर के साथ ये गाड़ी मिल रही है। और मैं सच में दावा करता हूं कि ऐसा 150 सीसी का कोई दूसरा गाड़ी दुनिया का तो पता नहीं, पर हमारे भारत में तो नहीं है। इस रिव्यू में जो सबसे पहला चीज मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी से, और इसमें क्या क्या नया नया चेंजेस करा गया और क्या क्या जो 2-3 चीजें जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, जो कि एक्चुअली में बड़ा बेकार सा है। तो इतने पैसे देने के बाद और इतने बड़े कंपनी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि एक बेसिक चीज इसमें ऐड कर सके। तो उस चीज को ऊपर अभी हम देखने वाले हैं राइड पे जाने से पहले। इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिखेगा, क्योंकि R15M जो R15M है ये 1-2 साल पहले ये लॉन्च हो चुकी है। बट कुछ कुछ चीजें हैं इसमें बहुत सारे आपको डिफरेंस दिखेगी, जो कि एक तो आप स्क्रीन देखोगे, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम लोग आएंगे इसके ऊपर ग्राफिक्स के ऊपर। सो इन्होंने मॉन्स्टर एनर्जी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा है और उसके बाद ये वाला वेरिएंट निकाला है, मॉन्स्टर एनर्जी वेरिएंट। बेसिकली इनके जो MotoGP के जो रेसर है ना, फाबियो क्वाड्राटो, ये उनका मतलब एडिशन है, क्योंकि फाबियो क्वाड्राटो के पास मॉन्स्टर एनर्जी का आपका स्पॉन्सर है। तो जिसके कारण इन्होंने यामाहा वालों ने कोलैबोरेट करा और एक फाबियो मतलब क्वाड्राटो का एडिशन आप बोल सकते हो, ये उन्होंने बनाया। और इसमें बहुत ही छोटा छोटा चीज पे ध्यान दिया गया। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे इनके सॉकर्स पे R15M का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, जो कि मैंने हार्लेज में देखा है, हार्ले का X440 में, बट इसमें दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और चारों तरफ जिधर भी जाओगे वहाँ पे आपको यामाहा का ब्रांडिंग मिलेगा। ये लोगो पहले से बहुत अच्छा बनाया गया, ये गोल्डन टच के साथ इसे उतारा गया। और अगर वहाँ पे सीट पे भी आओगे तो ये अपने से इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके इन्होंने सीट बनाया, जो कस्टम सीट है, और उसके ऊपर ये देखोगे एम्ब्रॉयडरी करा हुआ R15M का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो ये काफी कूल सा मुझे लगा। इवन जो इसका अपहोल्स्ट्री है ये बहुत ही अच्छा, आपको आफ्टर मार्केट आपको लगवाने का जरूरत नहीं है, ये काफी बेटर है। वहीं अगर आप पीछे की तरफ आ पाओगे तो सेम वही इसका जो सिग्नेचर जो डिजाइन है ना, जो R15 का जो रहा है वो सिग्नेचर डिजाइन को रखा गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, डीटो वही करा गया। प्रैक्टिकल चीजें हैं, यहाँ पे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं करा गया है, क्योंकि ऑब्वियस बात इसके लुक को बिगाड़ता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये आपको फेजर जैसा फील देता है, FZS जैसा फील देता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही रखा गया है, ताकि ये कीचड़ को भी रोके। उतना तो ये नहीं रोकने वाला, बट ये कीचड़ को भी रोके और उसके साथ साथ इसका लुक भी ना बिगाड़े, लुक को काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देखोगे साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, कि अगर गाड़ी को इधर से आता है सो लाइट मारेगा तो साइड से पता चल जाता है। सो ये पीछे में दिया गया, सामने भी दे सकते थे, लुक थोड़ा बिगड़ सकता था, बट वैसा नहीं होता। अगर यहाँ पे छोटू सा दे सकते थे ना सो काफी अच्छा सा हो जाता। और यहाँ पे एक यामाहा ने बहुत बड़ा वाला ब्लंडर करा है, पता नहीं ये ब्लंडर है कि क्या उनका है, कि यहाँ पे कोई भी ग्रैब बार नहीं दिया गया स्ट्रॉन्ग वाला। नॉर्मल तो आप फाइबर वाला ग्रैब बार यहाँ पे देखोगे कि आप पकड़ सकते हो, बस स्ट्रॉन्ग वाला। अब उसका मैं रीजन क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो आपको गाड़ी को खींचना होगा तो आप कहीं भी पकड़ के नहीं खींच सकते हो। यहाँ पे इसके जो फ्लोटिंग जो फुट पैक्स है ना, आपको इन्हें पकड़ना होगा, मतलब लेजिट आपको ऐसे झुकना पड़ेगा फिर इसे खींचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये काफी ज्यादा मतलब हेक्टिक है, आपके बैक पे ये असर पड़ता है। लेकिन यामाहा ने इसका भी एक तोड़ निकाला, बहुत ही अजीब सा तोड़ है। ये जो आप पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा, पीछे वाले सीट पे ये जो आप स्ट्रैप देख रहे हो ना, इसे बेसिकली यामाहा ने लगाया है सो दैट आप गाड़ी को खींच सको। और यामाहा का कहना है कि काफी मजबूत है, और एक्चुअली बहुत मजबूत होता है। इवन यामाहा का R1M में भी जो लेजेंडरी है, जो 1000 सीसी वाली गाड़ी है, उसमें भी ये चीज दिया गया है कि आप उसे ऐसे खींच सको। बट सच बताएं कि एक इंडियन दिमाग ये बोलता है कि भैया ये टूट जाएगा, ये कमजोर है। तो ये काफी एक मतलब बेवकूफ़ी सा चीज़ है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर इस गाड़ी में है। एक ही ब्लंडर मुझे दिखा, उसके अलावा तो गाड़ी भैया एकदम चुम्मा है। और अगर दूसरे चेंज में आया तो आपको दिखेगा इंडिकेटर इसे बदल दिया गया। ये काफी स्पोर्टी सा इंडिकेटर डाला गया था, पहले बड़ा बेकार सा आता था। सो ये वैसा ही है जैसा हमारे डोमिनार में, KTMs में है, तो वैसा ही इंडिकेटर डाला गया। ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरर सेम होगा, इसीलिए ये, क्योंकि ये सारा चीज़ जो होता है ना, जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वो आउटसोर्सिंग कराते हैं, कोई खुद से बनाता नहीं है, तो इसीलिए ये सिमिलर है, बट इसके साथ काफी अच्छा जा रहा है। और यहाँ पे सेम आपको USD फोक मिलता है। सबसे अच्छा बात मुझे लगा ये KYB का है, काफी रेनोन्ड ब्रांड है, स्पोर्ट्स सुपर बाइक्स के लिए बनाता है। KYB का आपको USD फोक मिलता है। और जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगा, इसमें बाइबर का ब्रेक है, जो कि हमेशा से आता है, बट इसे चेंज नहीं करा गया। और इसका रीजन भी ये है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। यामाहा भले ही इसको 1700-1750 में बेच रहा है, तो मैं आपको ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि ये जो लगता है आपको जब भी लेना हो जाके आप दुकान में बोलना कि NS 200 का आप मुझे
ब्रेक पैड दो सामने का और पीछे का पल्सर 220 का दो। तो ये सामने का आपको ब्रेक पैड मिल जाएगा 260 रुपए का, पीछे का आपको मिल जाएगा 230 रुपए का करीबन। तो 500 के अंदर आपका आगे पीछे का ब्रेक पैड चेंज हो जाएगा। वहीं आप यामाहा का लेने जाओगे तो सिर्फ सामने का ही 1750 रुपए पड़ता है। हाँ, सो नेक्स्ट टाइम से आप अपना पैसा बचाना। ये सेम ब्रेकिंग यूज होता है केटीएम का 250 में, ड्यूक 250 में, 390 में, 390 एडवेंचर में, डोमिनार में, एनएस में। सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, आपका काफी ज्यादा पैसा बचने वाला है। वहीं पे बिल्ड क्वालिटी का बात करूँ तो जहाँ पे गाड़ी ये कंपनी 2.5 लाख रुपए आपसे ले रही है, भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने देखा ये जितने भी फाइबर वाले पार्ट है, ये नॉर्मल फाइबर के पार्ट नहीं है, ये काफी अच्छे क्वालिटी का। जहाँ पे एफजेड का आपने देखा था कि काफी लचीला सा बेकार सा था, बट ये लचीला है, बट वो चीज नहीं है, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। सामने फ्रंट फेंडर में भी आओगे तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इवन जो बोल्ट्स को यहाँ पे रखा गया है, एलन की वाले बोल्ट्स इसमें दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे डैम्पर्स के साथ, ताकि वो जो झंझनाहट इसमें ना आए, इसमें वाइब्रेशन उतना ज्यादा ना हो। सो ये बहुत अच्छा है। ये आपका इंडिकेटर काफी अच्छा है कि ये टूट नहीं सकता, मतलब टूट सकता है बट एक लिमिट है इसका, मतलब वहां तक ये जा सकता है, सॉक्स को झेल सकता है। वही पीछे की तरफ आओगे सो ये बहुत ही अच्छा फाइबर इसमें यूज करा गया, ये वाला भी अच्छा फाइबर यूज करा गया, लचीला सा है जिसके कारण ये टूटेगा नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा। ऊपर से आप पीछे में आओगे तो ये मजबूत दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बार देख रहे हो ना, यहाँ पे बार दिया गया, तो इसको पकड़ के भी आप गाड़ी को हिला सकते हो। ये इतना मजबूती से दिया गया और इस मजबूती को मैं आपको दिखाऊं, और ये सच में इसको मैं पकड़ के ना आराम से हिला सकता हूँ, इतना है। इतना अच्छा टेस्ट किया, यामाहा से पैसा तो बनता है यार मेरा। अबे साले। वहीं पे अगर एग्जॉस्ट के मफलर पे आऊं तो ये तो बड़ा सही है, मतलब ये तो एग्जॉस्ट है और ये है मफलर। अब यहाँ पे कंपनी ने एक झोल कर दिया कि ये फाइबर का दिया है, इवन ये भी फाइबर का दिया है। मतलब क्या सोच के कंपनी ने इसे फाइबर का दिया है, ये यामाहा का चीज हैरान करता है। और मैं यामाहा पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा हूँ कि एफजेड के साथ भी सेम किस्सा है, तो उसका भी ऐसा फेंडर, उसका तो खैर छोड़ ही दो, उसका जो ये है ना आपका मफलर है, ये थोड़ा मतलब बड़ा ही गंदा ही प्लास्टिक का है, बट इसमें अच्छा प्लास्टिक यूज करेगा। बट क्यों मेटल सीट देते, हर कंपनी दे रही है, स्प्लेंडर दे रही है, प्लेटिना दे रही है, आप 2.5 लाख लेके, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। बट जो चुम्मा वाला चीज है ना, वो क्या क्या है। पहला तो आपको दिखेगा कि टैंक को डुअल टोन में बनाया गया, ये ब्लू में और ये ब्लैक में, ये पूरे गाड़ी को वैसे डुअल टोन में बनाया गया। रिम पे कोई कलर देखने को नहीं मिलता, रिम वैसा ही मैट ब्लैक पूरा फिनिश मिलता है। रिम में भी शायद ब्लू हो सकता था, पीछे के रिम में या सामने के रिम में, बड़ा कूल लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, शायद अगले अपडेट में आए। बट यहाँ पे आओगे ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दिखता है बड़ा छोटू सा प्यारा सा, बट यहाँ पे आते हो तो ये भैया बोइंग 747 का जैसे इन्होंने डाल दिया, भर भर के इसमें चीज है। क्योंकि इसका ये कंसोल चेक करोगे आप, इसका स्क्रीन बदल दिया गया, जरा एक बार ये देखो कैसे ये चालू होता है। और जो सबसे अच्छा बात है, एक तो ये बहुत ही ब्राइट है, मतलब अभी तक का जितना मैंने गाड़ी टेस्ट करा ना, ये सबसे ब्राइट मुझे लगा। एक तो ये ब्राइट है, उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे टॉगल करूँ, सो देयर यू कैन सी यहाँ पे कितने सारे हैं, म्यूजिक है, नेविगेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे आप वेदर देख सकते हो कि अभी टेम्परेचर क्या जा रहा है। फिर मेन्यू में आप आओगे, सो मेन्यू में आप डिस्प्ले का सेटिंग चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग में क्या क्या है, यहाँ पे ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, डिस्प्ले का कलर आपको कंट्रोल कर सकते हो, इवन इसका वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। और ऊपर से यहाँ पे देखोगे, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात करूँ, जो मेन जो स्क्रीन है, सो यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिलता है, काफी ब्राइट है। अभी देख सकते हो इतना सनी डे है, उसमें भी ये भाई बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे टाइम ये बहुत अच्छा खासा ब्राइट है। प्लस ये TCS है नहीं, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, सो वो अभी एक्टिवेटेड है, सो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, ये आपको फ्यूल ट्रिप मिलता है और ये आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है, और एक यहाँ पे डेडिकेटेड VVA का यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है। तो ये काफी कूल सा है। और बाकी जो देखोगे, जैसे कि आपका इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ABS का, न्यूट्रल का अलग से एक यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक और लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे इंजन हीट हो रहा है उसका मिलता है, इवन यहाँ पे हाई बीम का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो सबसे अच्छा चीज है, ये जो 4-5 जो आपको लाइट दिख रहा है ना, ये अलग से ऐड करा गया है। ये आपको चलाते टाइम आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। फिर जो सबसे बेस्ट चीज आपको ऑब्वियस सा बात है, इसके बारे में पता होगा कि इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है। और अगर आपको क्विक शिफ्टर आपको एक्सप्लेन करूं तो क्विक शिफ्टर का मतलब ये है कि बिना क्लच को दबाए हुए आप गियर को आप शिफ्ट कर सकते हो, अप शिफ्ट कर सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा चीज है कि आप जब रेस वेस कर रहे हो, ऑब्वियस बात है ये रेसिंग बाइक है यार, ये उसी के लिए टारगेट करा गया कि यंग लड़के ड्रैग रेस एंड ऑल ये सारा करें। सो वहां पे ये जो क्लच दबाने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो टाइम जाता है वो आप बचा लोगे, सिर्फ गियर शिफ्ट कर आपने सौंक कर निकल गए। तो ये काफी अच्छा फीचर है। आई नो आप में से बहुतों को ये बारे में पता ही होगा ऑलरेडी।
अब गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं एक रिव्यूअर हूं तो ये मेरा धर्म बनता है कि आपको हर डिटेल के ऊपर अवगत कराऊं। सो इन भाई साहब में सेम वही 155 सीसी का लेजेंडरी इंजन मिलता है, VVA वाला, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन वाला, और ये भाई साहब जनरेट करते हैं 18.4 यानी लगभग 18.5 PS का पावर जनरेट करते हैं, मतलब हॉर्स पावर, वो भी 14.2 Nm का पीक टॉर्क के साथ, जो कि लेजेंडरी है। इसके बारे में सभी को पता है, बट इसमें एक चीज बहुत ही कमाल का कि कंपनी लेजिट क्लेम कर रही है कि इस गाड़ी का जो माइलेज है 60 किलोमीटर का, 60 50 प्लस 10 60 किलोमीटर का माइलेज, तो ये मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। सो मैं एक्चुअली इसका माइलेज टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हो कोई, आप मुझे कमेंट करो। अगर इससे रिलेटेड 20 लोगों का कमेंट आता है माइलेज टेस्ट का, तो मैं इसका माइलेज टेस्ट करूंगा फॉर श्योर, क्योंकि ये जो 60 किलोमीटर कैसे कंपनी इसके ऊपर क्लेम कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, पर जानते हो एक चीज हो सकता है कि ये 60 का हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ओवरऑल जो वेट है ना 141 यानी 141 किलोग्राम का है, और जिसके कारण वेट कम है। और इंजन में जो इसका VVA है, VVA टेक्नोलॉजी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, दूसरे अपने वीडियोस में बता चुका हूं, जहां पे MT-15 का मैंने रिव्यूज एंड ऑल करा था, तो उसके कारण ये माइलेज दे सकता है। बट 60 दे सकता है कि पता नहीं, बट मैं ये बोल सकता हूँ 50 तो ये गाड़ी दे ही सकता है आराम से। बट ये चीज है, देखने वाला है, देख के ही खुद पता चलेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला बात है। अब इस गाड़ी का मेन चीज का मजा लिया जाए, वो है राइडिंग एबिलिटी का। बट उससे पहले अगर मैं आपको एग्जॉस्ट नोट इसका सुना पाऊँ, एग्जॉस्ट नोट इसका कैसा है। तो एग्जॉस्ट नोट में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, एज इट इज़ वही है जो पहले आता था, क्योंकि इंजन भी सेम ही है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करा गया है। तो ये हायर RPM पे जाके आपको वो थोड़ा ना वाइब्रेशन वाला आपको फील आता है, मतलब एक सुपर बाइक टाइप का। बट ऐसे छोटे मतलब लो RPM में आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप तेज़ चलाओगे 70-80 के स्पीड में, तब आपको वो आवाज़ आएगा। और ये गियर शिफ्ट, और एक चीज़ इस गाड़ी का मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, वो है कि इसका गियर शिफ्टिंग, मतलब क्विक शिफ्टर होने के कारण ये इतना स्मूथली ये होता है, कोई खट करके एक साउंड नहीं आता, जो कि हायर रेव वाली गाड़ियों में होता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं आता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बाय द वे, कैमरा एंगल मुझे पता नहीं है कैसा आ रहा है, मतलब सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे डोमिनार के हिसाब से ये सेट है, तो इसके हिसाब से मुझे आदत नहीं है। बट अगर राइडिंग एबिलिटी का बात करूँ तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बड़ा ईजी टू मनूवर है कि आप आराम से इसको मनूवर कर सकते हो, क्योंकि है भी कम, 141 किलो का है। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वाइज़र वाला है, बड़ा वाइज़र वाला, बट फिर भी आराम से घूम जाता है। अगर मैं अपने इस स्पॉट पे दिखाऊं टर्न करके, तो भाई साहब इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, मतलब मैं आराम से इसको मैं टर्न कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये गाड़ी बहुत अच्छी है कि आप सिटी में इसको आराम से आप चला सकते हो, आप आराम से मनूवर कर सकते हो, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं आता है। अब अगर बात करें गाड़ी के उस पावर के बारे में कि भैया ये चलती कितनी क्विक है, जो कि इसका 14.2 Nm का जो टॉर्क है ना, वो कैसा है। सब इसको स्टार्ट करें। सो ये 0 पे है, फर्स्ट गियर डाउन, देयर यू कैन सी, और भाई 4th गियर में। अब जो मैं आपको उस टाइम जो समझा रहा था ना कि ये जो लाइट जो ब्लिंक करता है, सो ये बेसिकली जब आपका VVA जब आपका एक्टिवेट होता है, ये लाइट तब आपका ब्लिंक करता है कि VVA आप कितना पावर डिलीवर कर रहा है। अभी देखोगे, अभी VVA एक्टिवेटेड नहीं है, नॉर्मल है, तो वो लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा। बट जैसे VVA एक्टिवेट होगा, वो लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो आपका प्रूफ है कि इस गाड़ी का VVA अब ऑन है। अब आप गाड़ी खींचो, अब इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। सो ये बड़ा एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि इससे पहले ये फीचर नहीं आता था, बट अभी डेडिकेटेड ये VVA का अलग से RPM मीटर दे दिया गया है। RPM मीटर तो नॉर्मल जो टैकोमीटर जो होता है वो है, बट जो VVA वाला है इसमें अलग से अब आके मिलता है। अगर मैं आपको क्विक शिफ्टर दिखा पाऊँ तो ये इतने स्लो स्पीड में क्विक शिफ्टर काम नहीं करेगा। जब तक VVA इंगेज नहीं होता तब तक इसका क्विक शिफ्टर काम नहीं करता है। तो अगर मैं कोशिश करूं, देखो बिना क्लच दिए आराम से मैं शिफ्ट कर सकता हूं।
और अगर भाई साहब के प्राइसिंग का बात करूं तो ये दिल्ली में पड़ रहा है 1,99,000 यानी 1,99,000 एक शोरूम, जो कि ऑन रोड हो जाता है 2,26,000, 2,26,000 रुपए। हमारे कोलकाता में लगभग 2,500 रुपए और एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो ये इसी सेम प्राइस में आपको मिल जाता है NS का 400। तो चॉइस आपका है, बट दोनों में डिफरेंस है। वो 400 सीसी है, ये 150 सीसी है। पावर ऑब्वियस बात है वो ज्यादा देता है, बट माइलेज उसका इससे कम है। तो चॉइस आपका है, दोनों अलग अलग गाड़ी है। वैसे भी इस 2.5 लाख के रेंज में, मतलब 2,26,30,000 के रेंज में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। सो आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और अगर आप मेरा व्लॉगिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल सूरज सिंह राजपूत का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन मेरे इंस्टाग्राम का भी, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना। नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो लाऊंगा। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।